हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में प्रीवियस लेक्चर में हमने शब्दों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसको शुरू किया था। इसमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ रहे थे। तो उपसर्ग, जैसा कि हमने आपको क्या बताया कि जब आपके पास मूल शब्द होते हैं, देखिए शब्दों का निर्माण आप कई प्रकार से कर सकते हैं। इसमें से दो विधि है, उपसर्ग और प्रत्यय। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होता है, आपके पास एक मूल शब्द होगा और उस मूल शब्द में आप क्या करेंगे, उसके आगे से कुछ शब्दांश लगाएंगे, शब्दों का कुछ अंश लगाएंगे, उससे आपके पास एक नया शब्द मिल जाएगा। और जो ये नया शब्द होगा ये मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल भिन्न होगा और एक नया शब्द आपको मिल जाएगा। जैसे हमने कहा, आपको यहाँ पर बताया था कि हार एक मूल शब्द है जिसका मतलब है या तो जो पराजय होती है हार, या फिर एक फूलों की जो माला होती है या जो माला होती है उसको हार कहा जाता है। दो इसके अर्थ निकलते हैं यहाँ पर। इसी हार में यदि आप प्र लगा दें तो वो प्रहार हो जाएगा। प्रहार का मतलब होता है किसी पर चोट करना। उसी हार में यदि आप आ लगा दें तो वो आहार हो जाता है। आहार का मतलब भोजन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, विहार, यानी कि हार में फिर से आप वि लगा दें तो आपके पास एक नया शब्द आपको मिल जाएगा, विहार। ठीक है। और देखिए हमने यहाँ पर हार शब्द में आ लगाया, वि लगाया, और आपके पास यहाँ पर आपका जो हार हो गया, विहार हो गया, और प्रहार फ्रो लगाया। तो तीन हमने यहाँ पर शब्दांश लगाए हैं और इससे एक नए शब्द का निर्माण हुआ। शब्द भी ऐसा बना जिसका एक अर्थ होता है, एक जो है इसका सार्थक अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से आप शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में आप कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। इस तरह से प्राप्त नए शब्दों के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। जैसे हार शब्द में आ, प्र और वि सम जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार और विहार शब्द आपको प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह से अर्थ से बिल्कुल वो अलग है। जैसे हार का मतलब पराजय होता है, फूलों की माला, दो इसके अर्थ निकलते हैं, लेकिन आहार का मतलब भोजन से है और प्रहार का मतलब चोट से है। विहार का मतलब भ्रमण करना है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। अब यहाँ पर हम कर रहे थे क्या, उपसर्ग हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है उपसर्ग। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं लिखा है तो वो यहाँ से लिख सकते हैं। हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के और विदेशी। तीन प्रकार के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। इसमें आपने संस्कृत के उपसर्गों को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले उपसर्ग क्या होता है, किसी मूल शब्द, उपसर्ग की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मूल शब्द के आगे से यदि आप कोई शब्दांत लगा दें तो उसे उपसर्ग कहा जाएगा। उपसर्ग यहाँ तीन प्रकार के हो जाते हैं, कौन कौन से, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं ये आपको बताया था। तो संस्कृत के उपसर्गों में आपके पास क्या जाता है, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है तत्सम, तो आपने शब्दों के भेद पढ़े थे। ठीक है, शब्दों के भेद में आपके पास यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार से हम शब्दों के भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, जिसमें आपका तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द आता है। ठीक है, इन्हीं में से आपका एक है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होते क्या हैं, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द जो हैं संस्कृत से लिए गए हैं और हिंदी में जैसे कि तैसे प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जैसा वो संस्कृत में था ऐसा ही हिंदी में वो प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द क्या होता है, उन्हीं संस्कृत शब्द को
संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, जिनको हम प्रॉपर हिंदी में कहते हैं ना, वो तद्भव होते हैं, उनमें परिवर्तन किया जाता है। लेकिन तत्सम शब्द जैसा संस्कृत में था ऐसे ही हिंदी में भी वो प्रयोग किया जाता है, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, तत्सम उपसर्ग भी इनको कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, अर्थात तत्सम शब्दों के साथ तत्सम आपके उपसर्ग वो क्या कहलाते हैं, तत्सम उपसर्ग। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये तत्सम शब्दों पर ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तत्सम उपसर्ग इनको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अति धन आचार अत्याचार, तो ये एक नया शब्द बना, अति यहाँ पर आपका उपसर्ग हो गया है, दुर्धन लभ दुर्लभ एक नया शब्द बन गया है। तो ये आपके क्या है, कुछ उपसर्ग थे। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ उपसर्ग पढ़ लिए थे जिसमें आपका अ शब्द से बनने वाले कुछ नए शब्द, क्या क्या नए शब्द बनते हैं अ उपसर्ग से। तो अ का मतलब अभाव होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए मूल शब्द ज्ञान है और अ लगा देंगे अज्ञान, तो ज्ञान से रहित अज्ञान। पवित्र, पवित्र जानते हैं आप, लेकिन अ लगाएंगे अपवित्र, नया शब्द बनता है, बिल्कुल विपरीत इसका अर्थ दे रहा है, ठीक है। तो जो पवित्र ना हो, जो जिसमें पवित्रता का अभाव हो। अदृश्य, दिखने वाला, अदृश्य का मतलब क्या होता है, जो दिखे ना, दृश्य का मतलब दिखने वाला, जो दिखाई दे, और अदृश्य होता है आपके पास जो दिखे ना। अधर्म, धर्म का अधर्म, तो अ शब्द लगाया तो सभी में अ यानी कि अभाव है, नहीं, क्या नहीं, जो मूल शब्द है उसका अभाव, जो मूल शब्द है उसका अभाव, मूल शब्द का अभाव, यहाँ पर भी मूल शब्द। तो जहां आप यहाँ पर देखिए ज्ञान का अभाव, पवित्रता का अभाव, दृश्यता का अभाव, धर्म का अभाव, नीति का अभाव और व्यय का अभाव, तो ये सभी जो है अ के अर्थ में अ उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द है। इसके बाद आपने अंतर, जिसका मतलब होता है भीतर। तो यहाँ पर देखिए राज्यीय में आप अंतर लगाएंगे तो अंतरराज्यीय, राष्ट्रीय में आप अंतर लगाएंगे अंतरराष्ट्रीय, जातीय में आप अंतर लगाएंगे अंतरजातीय, और मन में आप अंतर लगाएंगे तो अंतर्मन। अब आपका काम क्या है, आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आपको दिया जाएगा अपवित्र या अदृश्य, आपको इस प्रकार से दिया जाएगा अपवित्र, अपवित्र, ये आपके पास एक शब्द होगा और आपको बताना होगा देखिए जैसे आपके पास है यहाँ पर अपवित्र, ठीक है, इससे आपको उपसर्ग बताना होगा। अब यहाँ पर तो आपको पता है, लेकिन उपसर्ग बताने के लिए आप क्या करेंगे, उपसर्ग जब आप निकालते हैं तो आपका काम क्या होगा, आप एक ऐसा मूल शब्द उस शब्द से बाहर कीजिए, अलग कीजिए जिसका एक अर्थ हो, उसके अलावा जो आपके पास बच जाता है वो आपका क्या हो जाता है, उपसर्ग हो जाता है। यानी कि आपको शब्द का विग्रह करना है, विग्रह इस प्रकार से करना कि एक सार्थक अर्थ वाला मूल शब्द आपको मिले और इसके अलावा जो आपके पास बच जाता है वो आपका उपसर्ग हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा पवित्र एक सार्थक अर्थ वाला शब्द है, तो पवित्र को यदि हम अलग कर दें, इसको हम पवित्र को अलग कर दें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर अ अलग हो जाता है, धन पवित्र, तो अ यहाँ पर उपसर्ग हो गया है, उपसर्ग, और पवित्र आपका मूल शब्द होना चाहिए, मूल शब्द सार्थक अर्थ वाला होना चाहिए। यहाँ से यदि आप मन निकाल दें तो अंतर आपके पास, क्योंकि मन यहाँ से क्या आ रहा है, एक सार्थक अर्थ वाला शब्द आ रहा है जिसका कोई अर्थ है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ चुके थे। अतिशय, तो बहुत, अतिशय का मतलब होता है, अति का मतलब क्या होता है, बहुत, अति, अति मतलब बहुत, अति ज्यादा, ठीक है। तो अतिशय, तो शय अलग निकालेंगे तो अतिशय, रिक्त शब्द में अति लगाएंगे अतिरिक्त, ठीक है। और यंत में आप, यत में आप अत्यंत लगाएंगे, अति लगाएंगे तो ये अत्यंत आपके पास अत्यंत हो जाएगा, और अधिक में आप अति लगाएंगे अत्यधिक। अब देखिए ये शब्द हमने आपको संधि में प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, किस प्रकार से इनका विग्रह किया जाता है। अब संधि करना आपको आता है, संधि से जो है आपको उसको कुछ नियम बताए थे आपको, ठीक है, तो वो नियम आपको यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। अब आप उसको संधि में ही आपको पढ़ाया जा चुका है। जैसे कि आपका विसर्ग संधि का है कि आप हलंत को हटा करके
सॉरी, आप विसर्ग को हटा करके ओ की मात्रा लगाते हैं। एक नियम आपको पढ़ाया था वहां पर। तो ये जो कि अधः का मतलब होता है नीचे। तो देखिए अधोमुखी, यहाँ पर विसर्ग हट जाता है, ओ की मात्रा लग जाता है। नियम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पर भी आपका विसर्ग हट करके आपका ओ की मात्रा आ गया है। ठीक है, अधः में। ऐसे ही अधोगामी, तो यहाँ से गामी अलग निकल जाएगा तो अधः। तो इसका विसर्ग करते समय आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जब आप इसका हमने क्या किया होगा, संधि किया होगा, तो किस प्रकार से आया होगा। तो अब आप यहाँ ये नियम आपके काम आएंगे। अधः या अधः, ये जो हलंत है, जो यहाँ पर विसर्ग है, ये ह का उच्चारण करता है। ठीक है, अधोगामी, अधो पतन, तो पतन अलग निकाल देंगे मूल शब्द, गामी अलग हो जाएगा, गति अलग हो जाएगा और मुखी अलग हो जाएगा। बाकी शब्द आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके उपसर्ग हो जाएंगे। अधि का मतलब श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है। तो कार, अधिकार, गम, अधिगम, कृत, अधिकृत, पति, अधिपति। तो इनको आप विसर्ग क्या करेंगे, इनका विग्रह करेंगे शब्दों का। ठीक है, और अलग उपसर्ग लिखेंगे और साथ में मूल शब्द को अलग लिखेंगे। ठीक है, अनु का मतलब पीछे हो जाता है, पीछे। तो गमन, अनुगमन, शरण, अनुशरण, रोध, अनुरोध, राग, अनुराग और कूल का अनुकूल। तो इन शब्दों में इस प्रकार से जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि अनु, धन, गमन। तो इन शब्दों में आपने करना क्या है, यहाँ आप उपसर्ग लिखेंगे। ये उपसर्ग हो गया है और इसको आप लिखें, ये मूल शब्द आपके पास है, ये मूल शब्द है और इससे बनने वाला नया शब्द जैसे अनुगमन, इस प्रकार से आप लिखिएगा अनुगमन। ऐसे ही शरण आप लिखेंगे, शरण, धन, सॉरी, पहले आपका विसर्ग उपसर्ग आएगा, फिर आएगा आपका अनु, धन, शरण। इस प्रकार से नया शब्द बनेगा, रोध, अनु, धन, रोध, और यहाँ से आपका नया शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से आपने सारे शब्दों को ऐसे ही करना है। ठीक है ना, यानी कि उपसर्ग को अलग निकाल करके अनु को किस प्रकार से किस मूल शब्द में आपने जोड़ा है। यहाँ तो डायरेक्ट आपको शब्द दे दिए हैं, तो यहाँ से आपका सेपरेट इसको आपने करना है। इसको आपने इस शब्द को क्या करना है, विच्छेद करना है, इसका विग्रह करना है, इसको तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, मूल शब्द और उपसर्ग में आप इसको तोड़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। अप का मतलब होता है बुरा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, बुरा। तो मान का अपमान, ठीक है, सारी अपसारी, यश अपयश, उपकार अपकार, ठीक है, और शब्द अपशब्द। इनको भी आप तोड़िएगा इस प्रकार से, उपसर्ग में और मूल शब्द में, और बनने वाले नए शब्द तो आपके पास दिए ही हैं, तो इसमें आप सभी को लिखेंगे। ठीक है, अभी का मतलब हो जाता है सामने। ठीक है, मुख, अभिमुख, नय, अभिनय, ठीक है, ज्ञान, अभिनय, अभिज्ञान, और मान, अभिमान। इसके बाद अव आपका आता है, अव का मतलब बुरा हो जाता है। तो गुण में अव में आप ऐड करेंगे अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश और अवशेष। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप कर चुके थे। अब यहाँ से आप देखिए, आ उपसर्ग में से बनने वाले नए शब्द कौन कौन से हैं। अब इसको नोट कीजिएगा, आ उपसर्ग से बनने वाले मूल शब्द कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर आपके पास मूल शब्द और उपसर्ग, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को जोड़ना है। आ का मतलब होता है तक। ठीक है, इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है तक। तो ये तो आपके पास उपसर्ग हो गए हैं। ठीक है, और ये आपका अर्थ है उन उपसर्ग। ठीक है, और ये नए शब्द है, नए शब्द। इन उपसर्गों और इन मूल शब्दों से, उस मूल शब्दों से बनने वाले नए शब्द। तो आ से बनने वाले नए शब्द, जन्म में आ जोड़ेंगे आजन्म, मरण में आ जोड़ेंगे आमरण, जीवन में आपने आ जोड़ा आजीवन, समुद्र में आप आ जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा
आसमुद्र। ठीक है, इसको भी आप लिखें। इसके बाद उत, ये जो हलंत है ये आधा तौ का उच्चारण करता है। ठीक है, ये जो उत है ये आधा तौ का उच्चारण कर रहा है। अब देखिए उत से बनने वाले नए शब्द, नति, और नति में आपने उत जोड़ा तो हो गया उन्नति। अब ये तौ संबंधी नियम हमने व्यंजन संधि में आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, जब हम संधि कर रहे थे तो वहां से आप इन सभी नियमों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब तौ के बाद नौ आ जाता है तो क्या होता है, जब हलंत के साथ जो तौ है, तौ के बाद आपका चौ आ जाता है तो क्या होता है, तो ये सभी चीजें हमने वहां पर नियम वहां पर पढ़े हैं, आप वहां पर देखें। तो देखिए उत धन नति उन्नति। ठीक है, उत धन थान, तो ये हो जाएगा उत आधा तौ की तरह यहाँ पर लिखा गया है और थान। ठीक है, ऐसे ही चारण, उत धन चारण। अब यहाँ पर आपने नियम क्या पढ़ा था कि तौ के बाद यदि चौ आए या छ आए तो फिर वो आपका आधा चौ हो जाता है, तो ये नियम भी वही आपने व्यंजन संधि में पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद उत धन नयन, तो यहाँ पर आधा नौ हो गया है, तो ये भी उसी का नियम है, नौ या मौ आए। ठीक है, तो वो आधा नौ हो जाता है, क्या आधा सौ जो है। ठीक है, ये सभी नियम आपने व्यंजन संधि में पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम संधि नहीं पढ़ाएंगे, आपको ये नियम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ हम कर रहे हैं उपसर्ग से नए शब्द किस प्रकार से बनते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वो नियम पता होने चाहिए। आप दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, उनको विग्रह कर रहे हैं, तो किस प्रकार से कहाँ कहाँ क्या चीजें आती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए उप, उप का मतलब हो जाता है गौण। ठीक है, तो उप से बनने वाले कुछ नए शब्द यहाँ पर देखिए, उपाध्यक्ष, उपयोग, उपचार, उपहार, उपसर्ग। अब आप क्या करेंगे, इनसे मूल शब्दों को निकालेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर उपसर्ग को अलग करेंगे। ठीक है, को का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो देखिए कुमार्ग, कुपुत्र, कुचाल, कुकर्म, कुपात्र। ठीक है, तो इससे बनने वाले नए शब्द, तो नए शब्द तो है ही, लेकिन आपने काम क्या करना है, आपने मूल शब्दों को निकालना है। आपने यहाँ से मूल शब्द निकालने हैं, साथ में उपसर्ग को आप अलग करेंगे। मूल शब्द को धन उपसर्ग लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नया शब्द बना है उसको उसके बराबर करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए दुस, इसका मतलब भी बुरा होता है, या फिर दुर, तो देखिए दुर्लभ, दुर्बल, सॉरी, दुर्गम, दुर्जय, दुस्साहस और दुष्कर्म। तो यहाँ से आप मूल शब्दों को निकालें और साथ में आपका जो यहाँ उपसर्ग है उसको सेपरेट करें, उसको अलग करें। ठीक है, निर और निस, निर का मतलब होता है रहित, या निस का मतलब भी रहित है। तो निर्मल, निर्बल, निर्धन, निष्फल, निश्चय। ठीक है, परा, परा का मतलब उल्टा या पीछे, पराजय, पराभव और पराक्रम। ठीक है, परि का मतलब हो जाता है चारों ओर, परिधि, परिचालन, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम। तो नए शब्द बने हैं और आपने करना क्या है, यहाँ से आप ढूंढेंगे इसमें क्या, इसमें मूल शब्दों को आपने पहचानना है कि मूल शब्द क्या क्या है। परिधि में, परिचालन में, परिवर्तन में, परिश्रम में और परिणाम में। तो आपने करना क्या है, मूल शब्दों को अलग लिखना है, इसमें से आप मूल शब्द निकालें। ठीक है, पुनर् या पुनः, दोबारा। ठीक है, पुनर्बलन, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान और पुनः पुनर्निर्माण। ठीक है, तो यहाँ से पुनर् या पुनः, दोबारा, पुनर्बल, बलन, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण। तो यहाँ से आपके नए शब्द तो आपने बनाए हैं, लेकिन आपने यहाँ से मूल शब्द ढूंढने हैं, ये आपका काम है। ऊपर जिस प्रकार से हमने मूल शब्दों को सेपरेट करना है।
प्र आपके पास उपसर्ग है, प्र का मतलब हो जाता है अधिक। तो ये तो आपका प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रहार, प्रकार, सभी शब्दों को लिखें। प्रति, प्रति का मतलब हर, तो प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण और प्रतिरोध। ठीक है, जल्दी से इसे लिखें। चलिए इसके बाद देखिए वि, वि का मतलब हो जाता है उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर वि से बनने वाले कुछ नए शब्द इस प्रकार से हैं। ठीक है, वियोग, विकार, विषम, विशेष, विहार। ठीक है, तो ये वि से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। अब आपने इनसे भी क्या करना है, मूल शब्दों को निकालना है। मूल शब्द निकालेंगे आप। ठीक है, क्या क्या इसमें मूल शब्द हैं। अब सम ये हलंत है, इसको आप लिखते आधा मौ की तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छा, इसका मतलब हो जाता है अच्छा। तो संयोग, संयम, सम्मान, संबंध और संचय, संचय सॉरी। तो इसको आप लिखिएगा कौन कौन से नए शब्द बने। चलिए इसके बाद देखिए, जैसे ये आधा मौ है ऐसे ही ये हलंत है इसके साथ, तो ये आपका आधा तो है। ठीक है, तो देखिए ये आपका अच्छा, सत का मतलब अच्छा है। ठीक है, मूल शब्द निकालेंगे, सतपथ, सत्संग, सत्कर्म, सज्जन और सदाचार। तो यहाँ से सभी से आपने करना क्या है, यहाँ आप मूल शब्दों को निकालिएगा। ठीक है, इसके बाद सम उपसर्ग है, सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, समवयस्क, समकोण, समकालीन, सभी शब्दों से आपने मूल शब्दों को अलग करके और उपसर्ग को अलग करेंगे और फिर आप अलग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके संस्कृत के उपसर्ग। हमने यहाँ उपसर्ग तीन, यहाँ पर कौन कौन से उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के उपसर्ग, फिर विदेशी उपसर्ग हम बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर संस्कृत के उपसर्गों की बात की है और कुछ शब्द हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं और इनको किस प्रकार से उपसर्ग को अलग करना है, मूल शब्द को अलग करना है। आपने सभी संस्कृत के उपसर्गों के जो भी शब्द नए बने हैं उन शब्दों से मूल शब्द को निकालना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि किस प्रकार से मूल शब्दों को आप अलग निकालेंगे और उसमें उपसर्गों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये नए नए शब्द आए हैं किससे, कुछ उपसर्गों से। पहला है औपसर्ग, अंतर, अति, अधः, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, कु, दुस्र और दुस, निर और निश, परा, परि, पुनर, पुनः, प्र, प्रति, वि, सम, सत, सम। ठीक है, तो इन सभी उपसर्गों से हमने क्या किए हैं, यहाँ पर नए नए शब्दों का निर्माण किया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर हिंदी के उपसर्गों की बात करेंगे। जैसे हमने किसके, संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं। संस्कृत के उपसर्गों को क्या कहा जाता है, उनको तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्सम शब्दों के में जो है प्रयोग किया जाता है, मतलब जो तत्सम शब्द है उन्हीं में इनको प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, तत्सम उपसर्ग कहते हैं। अब हिंदी के जो उपसर्ग है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।